कल हमने बालाजी विश्वनाथ तक पढ़ लिया था और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बाजीराव फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। कल हमने सिर्फ हेडिंग डाली थी और हमने उसको स्टार्ट नहीं किया था। तो आज अपन बालाजी विश्वनाथ के आगे का बालाजी के आगे वाला जो है बाजीराव फर्स्ट वो पढ़ने वाले हैं। बाजीराव फर्स्ट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे बालाजी विश्वनाथ जो उन्हीं के बेटे रहेंगे। तो हो सकता है तो आज हम 2 विषयों को पूरा कर लेंगे और नहीं होगा तो एक करेंगे। क्लास का शेड्यूल जो है वो 30 से 35 मिनट के अंदर करने वाले हैं। फिर क्लास थोड़ी बड़ी हो जाती है ना, इसलिए अपन 30 मिनट के अंदर बेबी स्टेप्स के अंदर पढ़ेंगे और अपना ऐसे सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो एक्चुअली कल आपने पढ़ा था मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। आज कल अपन ने मराठाओं के बारे में पढ़ा था। मराठाओं के अंदर बालाजी विश्वनाथ को हमने स्टार्ट किया था जो कि कोंकण के पवन ब्राह्मण थे और उन्हें हम कहते हैं मराठों का दूसरा संस्थापक। कुछ बुक्स उन्हें मिलती हैं और कुछ अपने बाजीराव को मिलती हैं, तो हमें दोनों ही याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद में हमने कुछ महत्वपूर्ण उनके द्वारा किए गए कार्य पढ़े थे, जैसे कि वो मराठों की तरफ से बालाजी विश्वनाथ गए थे और फर्रुखशियर के जगह पे हुसैन अली खान आए थे और उन्होंने संधि की थी। हमने कुछ क्षेत्र पढ़े थे, हैदराबाद, बरार, खानदेश, कोडावर। ये क्षेत्र हैं जो मुगलों द्वारा जीते गए थे और ये उन्हीं के रहेंगे। शाहू के परिवार को फ्री किया जाएगा, मुगलों के कैद से छुड़वा दिया गया था और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण संख्या और की थी, जैसे कि वे अब साउथ से भी जोत प्राप्त करेंगे। ऐसे करके हमने कुछ देखे थे और आज हमें जो देखना है वो बाजीराव देखना है। थोड़ा और पहले के मैं आपको रिकॉल कराऊं तो फ्रांसीसी पढ़े थे हमने। लुई 14 के समय फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी जो कि एक सरकारी कंपनी थी। फ्रांसीसी सरकारी जो वित्त मंत्री थे उन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी। तो ये हमने कल पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे बाजीराव फर्स्ट को। बाजीराव फर्स्ट है। कार्यकाल याद रखना कोई कंपलसरी नहीं है, बट मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो बाजीराव कौन थे? आपने वो मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, उसके अंदर जो बाजीराव दिखाया गया है वो सिर्फ 1% है। बाकी बाजीराव उस मूवी में नहीं दिखाया गया है, तो उस मूवी से आप बिल्कुल भी रिलेट मत करना। बाजीराव कैसे थे वो जो मैं थोड़ी मूवी बता देता हूँ, वरना आपके दिमाग में वो फिल्म घूमती रहेगी। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। एक घटना आएगी, चिंगेज खान, उसके चिंगेज खान का युद्ध होगा 1728 के अंदर। उसके थोड़े समय बाद में मोहम्मद का बंगश नामक एक मुसलमान शासक जो कि ओरछा के जो राजा रहेंगे उनके ऊपर अटैक करेंगे। उस ओरछा के राजा की सहायता करने के लिए बाजीराव जाएंगे। तो वो कोई जो ओरछा के राजा है वो कोई कमजोर शासक नहीं है। उस मूवी के अंदर उन्हें कमजोर सा बेबस दिखा दिया गया, ऐसा नहीं था। दोनों संयुक्त रूप से लड़ेंगे और मोहम्मद का बंगश को वहां से हत्या कर दी जाएगी। ओरछा जो राजा हैं वो और बाजीराव दोनों मिलकर के उसकी हत्या करते हैं। बट मूवी में थोड़ा सा अलग दिखाया गया है, वो रियल नहीं था। और वो जो मस्तानी वाला जो कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर एक्चुअली क्या है, उस एरिया के अंदर जो कि ओरछा के जो राजा है बुंदेला, उस एरिया के अंदर एक ग्रुप है जो इस प्रकार के डांसिंग परफॉर्मेंस गाने का काम करता है। तो वो जो ग्रुप था उस ग्रुप के अंदर थी वो मस्तानी जो कि बाजीराव को दी गई थी। मतलब आप ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ये आप लेकर के चले जाइए, आपने हमारी सहायता की है, ये ऑन पेपर ऑथेंटिक चीजें हैं। ऐसे कुछ मतलब जिस प्रकार वो मूवी के अंदर दिखाया गया है मस्तानी जाएगी, वो बिल्कुल भी रियल नहीं है। ये जो मूवी थी, ये मूवी बहुत साल पहले आई थी। मतलब इस कहानी की जो फ्रेम रखी गई थी काफी साल पहले की थी, कम से कम 20 साल, 20 से 22 साल पहले ऐसी कोई मूवी आई थी। उस समय ना एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी के अंदर, उस समय मतलब काफी छोटा था, 2001 या फिर 2 के अंदर यूपीएससी का एग्जाम हुआ था। उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि बाजीराव वो मस्तानी से कुछ क्वेश्चन आ गया था
और उसमें काफी बवाल हो गया था कि यार ऐसे अब क्या क्या पढ़ेंगे, मस्तानी कौन थी, किसको भेंट में दी गई थी। उस समय वो क्वेश्चन आ गया था, तो संजय लीला भंसाली ने उस समय इसके बारे में पढ़ा, और ये कहानी किसी को भी नहीं पता थी। जब ये कहानी किसी को नहीं पता तो डायरेक्टर अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। स्टार्टिंग में लाइन है कि ऑल द कैरेक्टर्स आर नॉट रियल, दे आर अ फिक्शनल स्टोरी। बस वो लाइन कोई नहीं पढ़ता है, फिर अंदर की जो कहानी होती है ना वही सबको याद रहती है। तो जो मूवी में दिखाया गया है वो सिर्फ 1% है, बाकी आज हम पढ़ने वाले हैं बाजीराव कौन थे, है ना। बाजीराव की ना लाइफ ज्यादा नहीं रही, उनकी उम्र ज्यादा थी, जल्दी एक्सपायर हो गए थे, 40 साल के इर्द उनकी उनका टाइम पीरियड था। तो अपन पढ़ते हैं बाजीराव ये भी ब्राह्मण थे। ये गोरख से ब्राह्मण थे। इनका जो दूसरा नाम आता है ना वो थोड़ा महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट एग्जाम का पुटिंग क्वेश्चन भी हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या नाम है वो। लड़ाकू पेशवा। कल मुझे पता चला कि मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, मैं थोड़ा स्पीड में लिखता हूँ, तो मैं आज ट्राई करूंगा मैं थोड़ा अच्छा लिखूंगा। मार्क की प्रैक्टिस नहीं है मेरी एक्चुअली। तो बाजीराव के दो नाम है, लड़ाकू पेशवा और सैनिक पेशवा, इनके नाम है। स्टार्टिंग से ही पूरा कर रहे तो मिलिट्री के अंदर रहेगा। और लड़ाकू पेशवा क्यों नहीं, क्योंकि ये आगे जाकर के ना शिवाजी वाली टैक्टिक्स को ना आगे फॉलो करेंगे। शिवाजी गोरला पद्धति का अनुसरण करते थे। गोरला पद्धति ये होती है, पहाड़ियों के अंदर जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती है ना, आप किसी भी एरिया के अंदर रहते हो, स्टार्टिंग में ना जो गोरला टैक्टिक्स है ना, इसका जो उत्पन्न करना या फिर इसको स्टार्ट करने वाले ना प्रताप थे। तो ये ऐसे राजस्थान से स्टार्ट हुई थी ये गोरला पद्धति का स्टार्ट में राजस्थान से हुआ था। मुगलों के मुगलों को हराने के लिए ना इसी टैक्टिक्स को अपनाया गया था। फिर ये आगे जाकर के ना इसको शिवाजी लेकर के आते हैं इसको। शिवाजी शिवाजी से काफी सूरत में इसी पे अटैक करेंगे, जितने भी शिवाजी ने किले जीते हैं वो सभी गोरला पद्धति का अनुसरण करते हुए जीता है। और आगे इस गोरला पद्धति को लेकर के जाएंगे बाजीराव। तो गोरला पद्धति होती है, चंद मुट्ठी भर सिपाही जाएंगे और एक मुगल टुकड़ी के ऊपर हमला करेंगे, उनको क्षतिग्रस्त करेंगे और उनसे धन लूट लेंगे। पहाड़ियों के अंदर ही वो आप तभी ये कर सकते हो, खुले मैदान के अंदर ये टैक्टिक्स फेल हो जाती है। पहाड़ियों के अंदर जब पेड़ों में छिपे हो आप और ग्राउंड के अंदर सेना है तो उस पे ऊपर अटैक करो, और पहला पहला जो अटैक होगा ना वो बहुत गंभीर होगा। वो अटैक करने के बाद में आप उन्हें लूट लो और वहां से मिनटों भाग जाओ। उनके सारे लोग तो नहीं मरेंगे लेकिन काफी क्षतिग्रस्त हो जाएंगे वो। इसको बोलते हैं गोरला टैक्टिक्स। इसको आगे बढ़ाएंगे बाजीराव। गोरला पद्धति का अनुसरण किया। इसके बाद उन्होंने और क्या किया, हिंदू पद पातशाही का इन्होंने अनुसरण किया। मतलब हिंदू राजाओं के ऊपर कभी भी अटैक नहीं करना है। आज भी आप देखते हो तो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना है, वो बीजेपी से भी एक्सट्रीम पार्टी है। बीजेपी जितना हिंदुत्व दिखाती है, शिवसेना उससे प्रो हिंदुत्व पार्टी है। तो और आपका जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तिलक, तो तिलक तो अपने शिवाजी महोत्सव मनाएंगे, गणेश महोत्सव मनाएंगे, हिंदुओं के त्योहार मनाए जाएंगे।
और बलवंत वासुदेव फड़के वो रहेंगे, वो हिंदुत्व की स्थापना करना चाहेंगे। तो एक बार ये क्वेश्चन भी आता है कि हिंदू राज्य की स्थापना कौन करना चाहता था? तो हिंदू राज्य की स्थापना बलवंत वासुदेव फड़के करना चाहता था। यदि आप लिखना चाहो तो लिख लो, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ना। बलवंत वसुदेव फड़के, हिंदू राज्य की स्थापना कौन करना चाहता था? तो वो वासुदेव फड़के था ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको पढ़ता हूँ। फिर अपन ये पढ़ने वाले हैं हिंदू पद पातशाही। जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बाजीराव फर्स्ट। हिंदू पद पातशाही को आगे जाकर के नुकसान कौन पहुंचाएगा, वो इसे जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे और अपन पालखेड़ा का युद्ध साउथ में ही है। पालखेड़ा ऐसा नहीं है नॉर्थ इंडिया में आ गया है या फिर अपन ईस्टर्न एरिया में आ गया, ऐसा नहीं है। पालखेड़ा साउथ के अंदर है। पालखेड़ा का युद्ध क्या होगा? यदि आपने वो बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है तो उसके अंदर जो निजाम है और बाजीराव दोनों आमने सामने बैठे हैं, तो इसी युद्ध के अंदर एक दृश्य दिखाया गया है, उसमें थोड़ा सा ही बताया गया है। जब बाजीराव वहां बैठा रहता है और वो जो चिंगीज चिंगीज खान है जो किन किन के बीच में होता है वो लिखते हैं। ये वो हो गए तो रूल्स अपने आप ही हो गए। तो वो जो मूवी का सीन है जिसके अंदर निजाम बैठे हैं और उनके सामने बाजीराव बैठे हैं। जब निजाम बोलता है कि बाजीराव तुम्हें पता है तुम्हारे चारों तरफ मेरे सैनिक हैं, फिर बाजीराव उसको बोलता है कि नहीं तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा पूरा साम्राज्य मार के द्वारा घेर लिया गया है। तो बस वो सीन है और बाजीराव उसमें हल्का सा डायलॉग बोलता है कि आमों के अंदर आम है और हैदराबाद में निजाम है, ऐसे फर्जी फर्जी डायलॉग उसके अंदर बोले गए थे। तो वो जिंगीज खान थे, इनके बीच में जो संधि होगी ना, वो संधि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बार रिपीट होती है। तो वो संधि कौन सी थी मैं आपको बताता हूँ कि वो संधि कौन सी थी। यहाँ पे इन दोनों के बीच में संधि होगी। पहले पालखेड़ा युद्ध 1828, इस युद्ध के अंदर एक संधि है, उसका नाम है मूंगी शिवराम संधि। तो पालखेड़ा के युद्ध के अंदर मूंगी संधि हुई थी, तो मूंगी शिवराम की संधि हुई थी। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। इसके बाद में वो जो भी मैंने आपको कहानी सुनाई, वो जो मूवी है जो उसके ऊपर जो बेस है ना, वो मस्तानी वाली, ओरछा के राजा 36 साल और बाजीराव वहां जाएंगे, तो वो कहानी अपन अपन पढ़ेंगे। वो वाली कहानी मैंने सुना दी है। हम अब पढ़ने वाले हैं अपन जो एग्जाम के अंदर जो है, जो अपने सिलेबस के अंदर है, ठीक है। तो आप एक बार उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। आई होप आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको अगर कर रहा हूँ,
युद्ध देखो ना, बाजीराव वर्सेस। तो बंगस खान को ही हराएंगे, तो यहाँ पे बाजीराव रहेंगे और बुंदे लगेगा छत्रसाल। वो जो अपनी मूवी देखी होगी ना, जो बाजीराव तो टेंट के अंदर रहेंगे और बाजीराव कुछ सिपाहियों को मारते हुए मुस्तानी टेंट के अंदर आएगी, और फिर वो बाजीराव उसे ऐसे मार के नीचे गिरा देंगे जब उसको पता चलता है कि तो स्त्री है, क्यों आई है। तो वो कहती है कि हमारे मोहम्मद का बंगस ने हमारे किले को घेर लिया है और आप हमारी सहायता करो। बाजीराव को समय बोलता है कि अपने पास टाइम नहीं है, हमें शाहू की वो जो छत्रपति हैं हमें उनसे सहायता लेनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा। तो बादशाह कहता है कि अवश्य ही पूछेंगे यदि हम उनके पास होते तो। अपन बहुत दूर हैं और अपन जो जा रहे हैं ना, वो एक राजा की सहायता नहीं करने जा रहे हैं, अपन एक हिंदू राजा की सहायता करने जा रहे हैं। तो अभी जो लड़ाई हुई थी पद पातशाही का अनुसरण किया, उसे आगे बढ़ाया, इसीलिए थी। तो बाजीराव हिंदू राजा की सहायता करने के लिए जाएगा। बाजीराव की जो सबसे मेन जो खासियत थी ना, वो थी स्पीड। जहाँ पे 4 दिन के अंदर पहुंचना होता था, वहां पे बाजीराव 2 दिन से पहले पहुंचता था। तो मोहम्मद खान वरना को पता चला कि वो बाजीराव की सहायता लेने गए हैं, तो उसको लगा कि काफी टाइम लग जाएगा। बट जो दूरी होती थी ना, उसको इतना जल्दी रिकवर करते थे बाजीराव कि सामने वाले को समझना बहुत मुश्किल होता था। तो बाजीराव की सहायता की और इसकी हत्या कर दी, ये हार गया है ना। तो मोहम्मद का बंगस हार जाता है, इन्होंने मिलकर इसकी हत्या कर दी थी। अब होता क्या है कि जो बुंदेला के राजा हैं छत्रसाल, ये बाजीराव से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए। इंप्रेस होने के बाद में बाजीराव को ना ऐसे कुछ है ना वो मिलेंगी, जैसे कि होता है ना छोटे परगने टाइप के कुछ रियासतें, कुछ क्षेत्र, जागीर जिनको मैं बोलती हूँ, बहुत ही अच्छा रहेगा जागीर। तो बाजीराव को ना कुछ जागीरें मिली। तो बुंदेला के राजा छत्रसाल है जो कुछ जागीरें भेंट करेंगे, तो कुल 4 जागीरें भेंट की गई थी। तो कौन कौन सी थी? कुल 4 जागीरें, उनके मैं आपको नाम बताता हूँ। हृदयनगर, कालपी, झांसी, उम्र दिखाऊंगा। कालपी जब आप राणा सांगा का युद्ध और बाबर का युद्ध पढ़ते हो, खानबाग का युद्ध 1527, और राणा सांगा हार जाएंगे, उनके जो सर में तीर लग जाएगा तो वो नीचे गिर जाएंगे, और फिर उनका जो इलाज होगा ना, इलाज होगा कालपी के अंदर, और कालपी के अंदर ही उनको जहर दे दिया जाएगा। तो ये कालपी वही है, राजस्थान के अंदर इसका काफी जिक्र भी आता है। झाले लिए झांसी।
कि झांसी है, तो झांसी वाली रानी यही है वो। थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, कालपी है, विद्यानगर है, सागर है और झांसी है। ये चार जागीरें हैं। इनके साथ में वो मस्तानी भी आती है, वो उनका पूरा ग्रुप भी आता है। यदि आप उज्जैन पढ़ोगे तो उस उज्जैन के अंदर भी ऐसा लिखा हुआ है कि बाजीराव और औरंगजेब का संबंध मस्तानी के साथ बताया गया है, ऐसा कोई वो था नहीं। तो आप ये जरूर याद रखना। आजकल का होता है कि एग्जाम के अंदर ना ऐसे पूछते हैं, बाजीराव को निम्न से कौन सी जागीर नहीं मिली थी, तो इसमें से वो कोई भी एक हटा देगा। नहीं मिली थी, वो लोगों को जागीर मिली थी, तो आपको चारों ही याद रखनी पड़ेगी, कालपी, झांसी, विद्यानगर और सागर। इसके अलावा एक कहानी और आती है बाजीराव की। तो बाजीराव 1720 से लेकर 39 तक और 1719 के अंदर जो फर्रुखशेर होता है उसकी हत्या कर जाती है। उसके बाद में यहाँ पे जो फर्रुखशेर के बाद में रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, दो मुगल बादशाह और बनेंगे। रफीउद्दर्जात जो कि सबसे कम, जो रफीउद्दर्जात है इनका कार्यकाल सबसे कम है मुगल बादशाहों के अंदर, ये बनेंगे। इसके बाद में रफीउद्दौला, रफीउद्दौला टीबी से मर जाएगा, जो कि शायद 7 या 8 मंथ का इसका कार्यकाल रहेगा। इन दोनों कार्यकाल को ना हुसैन अपनी बुक में दिखाता नहीं है, वरना अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था इसका सबसे कम शासनकाल था, तो रफीउद्दर्जात था। तो ये सारी घटनाएं 1719 की होंगी, एक साल के अंदर ही बदल जाएंगी। अब जो नए जो मुगल बादशाह बनेंगे ना, उसका नाम क्या होगा? न्यू मुगल बादशाह कौन होगा? मोहम्मद शाह रंगीला। राइटिंग मैंने फिर से खराब कर दी। मोहम्मद शाह रंगीला ना, ये समझ में आ रहा होगा आपको, ये मोहम्मद शाह रंगीला है। इसके समय ही बाजीराव रहेंगे। दिल्ली का बादशाह वर्तमान में कौन है? मुगल बादशाह। आज की वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपन इसी में ये वाले टाइम की बात कर रहा हूं, है ना। तो मोहम्मद शाह रंगीला को याद रखें, और इसी के समय बाजीराव फर्स्ट है ना। ये रामायण थोड़ी सी मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी सी कहानी है। अब होता क्या है कि मराठों का जो डाउनग्रेड हो रहा है और मराठों की जो शक्ति बढ़ रही है ना, इसको बाजीराव पकड़ लेते हैं। अब होता क्या है, मैं ये रिपीट कर देता हूं एक बार। बाजीराव 500 घुड़सवार लेता है और दिल्ली कूच करता है, और मोहम्मद शाह जो मोहम्मद बादशाह है, वो नाम तो लिखा है मैंने, मोहम्मद बादशाह कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। तो स्टोरी ये है, जब मराठे अपने सर्वोच्च शिखर के ऊपर थे और जब मुगल बादशाह नीचे आ रहे थे, ऐसे ऐसे ये बेलखने बादशाह बन रहे थे, तो इनसे संभल नहीं रहा।
और मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही मुगल एम्पायर टूटेगा और अलग अलग रियासतें बन जाएंगी, वो अपन आगे पढ़ेंगे। और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय बाजीराव 500 घुड़सवार लेते हैं और दिल्ली जाते हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। कुछ इतिहासकार तो लिखते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला ने दिल्ली छोड़ दी थी, जब तक बाजीराव दिल्ली रुके थे तब तक मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली थी नहीं। इतना खौफ था बाजीराव फर्स्ट का। वो मूवी के अंदर तो ऐसे दिखा दिया गया ना, मतलब ऐसे वो डांसर की तरह रिप्रेजेंट किया गया है बाजीराव को, तो वैसा नहीं था। एक बंदा है जो 500 घुड़सवारों के दल के ऊपर दिल्ली खाली कर रखता है, वो दिल्ली खाली हो रखती है, दिल्ली में दिल्ली का बादशाह ही नहीं है। तो फिर जब मोहम्मद शाह रंगीला को पता चला कि ऐसे बाजीराव आ रहा है, कौन है बाजीराव, पहले इतनी फोटो तो होती नहीं थी, कैमरा तो थे नहीं, तो चित्रकार को बुलाया गया। तो वो चित्रकार आता है और मोहम्मद शाह रंगीला को बोलता है कि मैं डायग्राम बना दूंगा जो कैसे दिखते हैं बाजीराव। तो जो पेंटर होता है वो मुगल बादशाह के सामने तस्वीर पेश करता है बाजीराव की। उस चित्र के अंदर दिखाया गया है कि मतलब ये सिर्फ पहाड़ियां हैं और सूरज छिपा है ना, ये सूरज है जो छिप रहा है, और जो बाजीराव है वो यहाँ आ रहे हैं। पीछे एक युद्ध का दृश्य है, पीछे युद्ध का दृश्य दिखाया गया है, और यहाँ पे घोड़े के ऊपर है बाजीराव, ये घोड़ा है, ये बाजीराव है, इस घोड़े के ऊपर बाजीराव है। पीछे युद्ध का दृश्य दिखाया गया है, बाजीराव ने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं और बाजीराव थका हुआ है, सुबह से शाम तक युद्ध चला हुआ है, और बाजीराव के हाथ में कुछ दाने हैं गेहूं के, तो बाजीराव उन दानों पे मारता है, खैनी के मारता है, खैनी मारते हैं, उस पर मारते हैं, वो सीधा खा लेता है। तो इस प्रकार का डायग्राम दिखाया गया है और बाजीराव को काफी बड़ा टो दिखाया गया है। मोहम्मद शाह रंगीला देख के डर जाते हैं कि ये कैसे है। तो काफी जिससे ना प्रताप की जो इमेज थी ना, वही इमेज इस समय बाजीराव की थी। तो ऐसा ऐसा डायग्राम देख करके ना वो मोहम्मद शाह रंगीला डर जाता है। इसमें रहेगा, इसके बाद में एक फेमस स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट लिखता हूँ, काफी एग्जाम में आती है, वो काफी बड़ी स्टेटमेंट है, उसके अंदर उसका रिप्लाई किया हुआ है शाहू को। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें सारी बातें महत्वपूर्ण है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो एग्जाम से बाहर आए। तो मैं रख कर रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब पूरे पूरे इंडिया के ऊपर ना, जो साउथ वाला एरिया हो गया, ये गुजरात है, ये राजस्थान होते हुए जम्मू कश्मीर, दिल्ली आ गया, हरियाणा आ गया, यूपी आ गया, ये अपना सिक्किम में, सेवन सिस्टर्स से बंगाल, गुजरात को बड़ा करती है ये गुजरात। तो मराठा यहाँ से फैलते 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 पूरा साउथ वाला एरिया कैप्चर कर लेंगे वो लोग, और वो लोग फिर दिल्ली जो है ना, अब दिल्ली बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, तो मराठा लोग पूरे एरिया से चोट लेना स्टार्ट अभी नहीं करेंगे। जो इसका जो अगला जो राजा आएगा बालाजी बाजीराव जो आएंगे, वो फिर पूरे एरिया को कैप्चर कर लेंगे। वो मुल्तान हुआ, पंजाब हुआ, वहां से चौथ लेंगे, उड़ीसा का अधिकार कर लेंगे, वो बस आगे बढ़ने वाले हैं। तो बाजीराव ने ये देख लिया था कि मुगल बादशाह कुछ भी नहीं है, पूरे इंडिया के ऊपर सिर्फ नाम मात्र का ही मुगल बादशाह है। जो मेन जो पावर है वो इस समय डेक्कन के अंदर है। डेक्कन मींस महाराष्ट्र वाला एरिया, बाकी और भी रहते कर्नाटक वाला एरिया भी आ जाएगा। मुगल बादशाह इसमें कुछ भी नहीं है। यदि मराठी चाहे तो इस समय वो दिल्ली पे कब्जा कर सकते हैं और पूरे इंडिया को अपने अंडर ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक फेमस स्टेटमेंट आएगी, वो स्टेटमेंट ये है। तो बाजीराव और छत्रपति डायलॉग बाजा करेंगे ना थोड़ी देर, तो बाजीराव बोलेंगे कि छत्रपति शाहू अब वो समय आ चुका है जब हमें इन विदेशी ताकतों को, विदेशी ताकत यहाँ पे अंग्रेज नहीं है, मोहम्मद जो मुगल्स है ना, इनको बोला गया विदेशी। बाजीराव बोल रहे हैं कि शाहू देखो अब वो समय आ चुका है जब हमें इन विदेशी ताकतों को बाहर निकाल देना चाहिए, टहनियों पे प्रहार न करके हमें सीधा जड़ पे वार करना चाहिए। टहनियां स्वतः ही गिर जाएंगी, जड़ पे वार करने का समय दिल्ली, हमें दिल्ली पे
आक्रमण करना चाहिए। बाकी छोटी मोटी जो रियासतें हैं ना तो स्वतंत्र हो रही हैं, हैदराबाद, अवध, बंगाल, इस वक्त ही खत्म हो जाएंगी, अपने अंडर में आ जाएंगी। फिर अब ये डायलॉग वाले शाह करते हैं, हाँ आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। इसके बाद में शाह फिर वो बोलते हैं, बाजीराव बोलते हैं कि हमारा झंडा है जो मराठा पताका है उसको खटक से खटक लहरा देंगे। शाह फिर रिप्लाई करता है, नहीं आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, आप इस हिमालय पे गाड़ देंगे। बाजीराव कहते नहीं नहीं हिमालय पे गाड़ेंगे। तो ऐसे ही ना एक डायलॉग बाजी है ना, ये लंबी डायलॉग बाजी है। मैं एक बार लिखता हूँ, आप इसे नोट कर लेना, मुझे एग्जाम में आती है ना। इस वे में मैंने बताइए, इस वे में नहीं है, थोड़ी सी अलग है, शब्द यही है सर, है ना। बाजीराव भगत नहीं है ना। छत्रपति को बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा याद रखना, मैं बोली कि छत्रपति को बोला गया डायलॉग है, बाजीराव ने बोला है, तो मैं सीधा लिखता हूँ स्टेटमेंट क्या है, तो आप डायरेक्ट रेफर करना छत्रपति को बोल रहे हैं वो। विदेशी ताकत मुगल लिख दी है मैंने ब्रैकेट के अंदर, कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि इसमें अंग्रेज भी आ चुके हैं, पुर्तगाली हैं, फ्रांसीसी हैं, डच है, डेनिश है, स्वीडिश है, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो ना, निकाल देना, निकाल रखना चाहिए। ये एक लाइन है, इसके बाद में चाहो जो बाजीराव होगी वो अपनी बात कंटिन्यू रखेंगे, तो एक लाइन और मैं लिखता हूँ, सिर्फ वो लाइन थी। ये पूरी लाइन थी उनकी, इसके बाद में ना उनको शाहू रिप्लाई करेंगे। शाहू ने पूरी बातें घुमा दी ना, बाजीराव को कुछ हिंट दी हाँ कि ना, बस अपनी डायलॉग बाजी छोड़ करके बंद कर दी। वरना उस समय ये होना चाहिए था कि बाजीराव को डायरेक्ट अटैक करना चाहिए था और शाहू को सपोर्ट करना चाहिए था कि ना आप जाओ और दिल्ली पे आक्रमण करो, बट पता नहीं शाहू बोलते हैं कि
ये बोला ना अटक से कटक तक हमें झंडा कर देना चाहिए, इस बात को बोलेंगे नहीं। नहीं आपके पिता के अवश्य नहीं। नहीं, आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं और आप अवश्य ही से हिमालय के कुछ पहाड़ काट देंगे। तो ये कुछ होता है इसके अंदर सारे चीजें महत्वपूर्ण है। देखो ये वाली लाइन काफी बार आती है कि ये लाइन किसने कही है, क्यों कही है, किसके लिए कही गई है, तो आप इसे याद रखना। तो आज अपन नहीं पढ़ेंगे, पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ कि अपन कल क्या पढ़ने वाले हैं, और जब कल आऊंगा तो मैं पूरी बातें 2 मिनट के अंदर रिवाइज करने की कोशिश करूंगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। अगला जो नाम रहेगा ना वो याद करने की जरूरत नहीं है, वो 2 नामों से बना है, बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव से ना। उनका नाम होगा बालाजी बाजीराव। तो ये 1942 39 से लेकर 61 तक रहेंगे। 61 के अंदर महत्वपूर्ण घटना होगी, अपन कल पढ़ने वाले हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई होने वाली है, बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड पार्ट हुआ उसका, ठीक है। तो बालाजी बाजीराव नहीं, ये अपन कल पढ़ने वाले हैं। आज का टाइम हो चुका है, सोचा था मैं दोनों तो पिक कर लेंगे, बट टाइम कम से कम बचा है। तो अपन ये कल करेंगे बालाजी बाजीराव को, और इनकी महत्वपूर्ण हम घटनाएं देखेंगे। माता संघ बनाई गई है ना, तो अपन कल पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू।